कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने के चंद महीनों के बाद अगर संसद में पहुंच जाए और संसद में नॉमिनेट करने की स्थिति में वही राजनीतिक सत्ता रहे जिसके हक में उससे पहले तमाम राजनीतिक फैसले आ गए हों, राजनीतिक फैसले यानी उन फैसले का राजनीतिक चेहरा सत्ता के अनुकूल हो, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, चाहे वह अपने तौर पर राफेल का फैसला हो, चाहे वह धारा 370 आर्टिकल 370 को लेकर या हैबियस कॉर्पस जो कश्मीर को लेकर वहां पे जो काम कर रहा था उसको लेकर फैसला हो, सबरीमलई का जो फैसला आया, या फिर जो एनआरसी को लेकर सरकार की तरफ एक लंबी फहरिस्त है। ये एक ऐसी फहरिस्त है जिसमें इस बात को लेकर पहली बार सवाल उठा था कि अगर पूर्व जस्टिस संसद पहुंच जाते हैं चंद महीनों के भीतर में तो क्यों ना माने जाएं कि उस दौर में दिए गए उनके तमाम फैसले राजनीति से प्रभावित थे। और शायद सुप्रीम कोर्ट की भीतर से निकलती हुई अनुगंज भी इसी दौर में किसान आंदोलन को लेकर क्या कह रही थी। 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर दुख था कि दरअसल किसान आंदोलन में बड़ी तादाद में लोग हैं तो कहीं कोरोना ना फैल जाए, यानी महामारी इस देश के भीतर है, कहीं वो ना फैल जाए। यानी जो संविधान के तहत इस देश में एग्रीकल्चर स्टेट के हिस्से में आता है, संविधान के तहत जीने का अधिकार और न्यूनतम मजदूरी तक की स्थिति संविधान में दर्ज है, दरअसल उस पर से सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद क्यों कर रखी है। और यह कोई अभी का मसला नहीं है, प्रवासी मजदूरों से जब आप शुरू होंगे उस दौर से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आंखें वाकई बंद रखी है। तो क्या आज पहली बार भारत के भीतर में जब एक आंदोलन ने साफ तौर पर कह दिया हमें न्यायपालिका में भी नहीं जाना है, तो इसका मतलब बहुत साफ है, इस देश में पॉलिटिकल वैक्यूम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जरूर है, लेकिन किसान आंदोलन ने अब उस राजनीतिक खांचे को पकड़ लिया है जिसमें आने वाले वक्त में मौजूदा राजनीतिक सत्ता व्यवस्था का विकल्प शायद वो दे दे। बहुत धीरे धीरे सही, लेकिन उस परिस्थितियों में यह देश लगातार जा रहा है। और सरकार जिन 3 कानूनों को वापस लेने की अपने तौर पर मांग किसान कर रहे हैं उस पे से सरकार नहीं हटेगी। एमएसपी को कानून सरकार नहीं बना सकती है। हमें लगता है कि आज इस आर्थिक तंत्र को भी समझ लीजिए कि यह सरकार क्यों फेल्योर है। और यह सरकार अपने तौर पर किसानों को लेकर जो कानून लेकर आई है वो बार बार कृषि सुधार तो कहती है, लेकिन उसके पीछे की वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें बार बार यह महसूस होता है कि सरकार के हाथ बंधे हुए नहीं है, बल्कि सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था इस देश के भीतर में बना दी है जहां पर वो पीछे हट नहीं सकती है। क्योंकि हमें लगता है कि आज बात किसान जो बार बार कह रहे हैं एमएसपी को कानून बनाया जाए, उसमें 2-3 बातों को समझने की जरूरत है। किसान नेताओं को भी यह समझना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है। बहुत साफ तौर पे हमें लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को एक बेसिक स्थिति में लेकर आए। अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल तक 4.5 साल तक सत्ता में रहे। उस वक्त इस देश के भीतर में जो चावल को लेकर जो प्रति क्विंटल धान जो बिकता था उसकी जो कीमत थी जिस समय वो सत्ता में आए थे सिर्फ 440 एमएसपी था। 2003-4 में जब उनका आखिरी बरस था सिर्फ 550 रुपए तक पहुंच पाए थे, यानी 110 रुपए 4.5 साल में एमएसपी बढ़ा पाए। लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता ने तो कमाल कर दिया, जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया हम उस पर आए, उससे पहले फिर लौटिए। गेहूं, जब वाजपेयी सरकार सत्ता में आए थे 550 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं हुआ करता था, जब वो जा रहे थे तो 620 रुपए था, यानी सिर्फ 70 रुपए बढ़े। लेकिन वाजपेयी का यह काल इस मामले में महत्वपूर्ण है कि एमएसपी नहीं बढ़ रही थी, लेकिन फसल को लेकर जो इनपुट होता है वो बीज को लेकर हो, वो फर्टिलाइजर को लेकर हो, वह सिंचाई को लेकर हो, वह इक्विपमेंट्स को लेकर हो, उस इनपुट की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। और जो एमएसपी बढ़ाई जाती थी उस पे इनपुट का कोई बोझ नहीं पड़ रहा था। यह वाजपेयी सरकार। उसके बाद आइए 10 साल मनमोहन सरकार के। मनमोहन सरकार जब सत्ता में आई उस वक्त गेहूं की कीमत उस समय 630 रुपए थी। उस समय का जिक्र कर रहे हैं 2004 का हम। और जब वो सत्ता से जा रही थी उस वक्त कीमत जो थी गेहूं की वह तकरीबन 1400 रुपए थी, यानी 1350 रुपए। इसको जब आप नापिएगा तो यह लगभग 720-730 रुपए तक की बढ़ोतरी होती है। 650 रुपए से लेकर लगभग 1350 रुपए, यानी लगभग
700 रुपए बढ़े 10 साल में, लेकिन जैसे ही आप मोदी सरकार में निकल कर आते हैं तो 1400 रुपए से बढ़कर गेहूं 1925 हो गया, यानी 525 रुपए सिर्फ 5 साल में एमएसपी बढ़ गए। सरकार पीठ ठोक सकती है, क्यों नहीं? क्योंकि हमने इतनी एमएसपी बढ़ाई है, इस रफ्तार में तो किसी सरकार ने नहीं बढ़ाई थी। चावल की भी स्थिति आई है, यानी धान की स्थिति आई है 865 रुपए, 868 रुपए आज प्रति क्विंटल धान की स्थिति सरकार ले रही है, कह रही है बहुत ज्यादा है। सही बात है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस वक्त मनमोहन सरकार जा रही थी उस समय 1310 रुपए थे, यानी 555 रुपए इस 6 साल में बढ़ गए। जबकि 10 साल में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, चावल की प्रति क्विंटल या धान की प्रति क्विंटल की कीमत में 750 रुपए 10 साल में बढ़े थे। परसेंटेज ज्यादा है, सरकार पीठ ठोक सकती है। लेकिन सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से उससे ज्यादा कैसे ले लेती है, इसकी स्थिति है कि जो इनपुट कॉस्ट है फसल को उगाने को लेकर, वाजपेयी सरकार में उसमें लगभग 12% का इजाफा हुआ, मनमोहन सरकार में लगभग 20% का इजाफा हुआ, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार में उसमें लगभग 60% का इजाफा हो गया। चाहे वो डीजल हो, चाहे वो ट्रैक्टर का टायर हो, चाहे इक्विपमेंट्स क्रशर ही क्यों ना हो, कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे वो गुणवत्ता वाला बीज क्यों ना हो, चाहे वो यूरिया ही क्यों ना हो, कुछ भी आप फर्टिलाइजर के तौर पर ले लीजिए और उनकी कीमतों को देखिएगा तो 60% इनपुट में इजाफा होता है। और आप रफ्तार बढ़ा देते हैं कि पिछली सरकारों की तुलना में हमने 30% ज्यादा बढ़ाया है। इस हाथ से दे रहे हैं, इस हाथ से समेट रहे हैं, किसानों पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। यह पहली बात। दूसरी बात, दुनिया के बाजार में लगातार अनाज की कीमत कम हो रही है। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं कि अगर उसने एमएसपी को कानून बना दिया तो उसके बाद उसको बाकी जगहों पर भी सब्सिडी बढ़ानी होगी। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बढ़ानी होगी, बीज पर सब्सिडाइज बढ़ानी होगी, और उस पे वो उसको खरीद भी करना होगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं खरीदेंगे। प्राइवेट प्लेयर अगर इस देश में गेहूं, चावल, दाल नहीं खरीदे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर वो सस्ता है वो वहां से ही उठा ले और वो यहां पर बेचने लगे तो भारतीय कृषि व्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि सरकार अपने तौर पर इतना बोझ उठा सके जो सरकार जिक्र कर रही है। सरकार का कहना है 23 फसल एमएसपी पे खरीदेंगे, 15 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। अभी कितना पड़ता है? तकरीबन 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ भी नहीं कहिए, 1,80,000 करोड़ का बोझ पड़ता है, जो कि इस महामारी के दौर में थोड़ा सा बढ़ा है। वो लगभग 2.25 लाख करोड़ तक हुआ है। यानी सरकार किसानों के एमएसपी के लिए 15 लाख करोड़ का बोझ 23 फसलों के जरिए, सिर्फ चावल गेहूं नहीं उठाना चाह रही है। पहली बात ये हो जाएगी। यानी विश्व बाजार में अगर अनाज की कीमत कम हो रही है तो यहां का प्राइवेट प्लेयर मुनाफे के लिए आ रहा है। यानी सरकार जो कह रही है कि हमने तो मंडी खोल दी, हमने तो बाजार खोल दिया, तो अब आने वाले वक्त में तो अनाज की कीमत जो एमएसपी के इर्द गिर्द की कीमत अभी मिल रही है, यकीन जानिए अगले 1-2 साल में वह कीमत भी ढह के गिर जाएगी। तो फिर एमएसपी का क्या मतलब है? यानी कागज में एमएसपी कैसे बढ़ाई जाए, ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति, जिन 3 कानूनों का जिक्र है उस पे सरकार का स्टेक, चाहे वो गोडाउन्स के जरिए हो, चाहे वो रिटेल सेक्टर के जरिए हो, चाहे वो एग्रो फार्मिंग के जरिए हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के जरिए हो, इन सब को मिला दीजिएगा तो इतनी बड़ी तादाद में सरकार का कंपनियों के साथ जो जुड़ाव है और उसके जरिए जो स्टेक लग चुका है, उस स्टेक को सरकार सह पाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि आपने इकोनॉमी ऐसी बनाई है जहां पर जो जमीन पर मेहनत करे, उपजाए, उसके हाथ में कुछ ना आए, उसके जरिए चीजें कैसी डेवलप होती चली जाए, इसका जिक्र हमने पहले भी किया और हमने पहले कल भी बताया आपको कि यह सरकार नहीं क्यों मानेगी और सरकार की मुश्किल क्या। लेकिन आज पहली बार एक दूसरी लकीर किसानों ने खींची है। इस बात का जिक्र इस देश के भीतर में बार बार होता रहा है कि कोई भी फैसले में सरकार अटकती है तो कहती है अदालत तो है ना, अदालत का दरवाजा खटखटा लीजिए। और हमें लगता है कि अदालत तो है ना और अदालत का दरवाजा आप खटखटा लीजिए, तो क्या अदालतों की भी साख खत्म हो चुकी है और जनता अब सीधे अपने तौर पर अपनी मांगों के साथ सरकार को या तो मनवाएगी या फिर वो राजनीतिक विकल्प इस देश में खड़ा कर देगी। क्योंकि एक लंबे वक्त तक जब आंदोलन चलता है तो सवाल ये नहीं है कि जो बिहार में बैठे हुए हैं, जो झारखंड में बैठे हैं, जो पश्चिम बंगाल में किसान बैठे हैं, जो उड़ीसा में बैठे हैं, जो तमिलनाडु में है, जो कर्नाटक में है, वो किसानों पर प्रभाव ना पड़े। ऐसा होता नहीं है।
हालांकि देखिए, इसकी दूसरी तरफ आज कृषि मंत्री विज्ञान भवन के बाहर खड़े होकर एक संकेत दे रहे थे। हम आने वाले वक्त में, हो सकता है, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हो सकता है हम दूसरे किसान संगठनों से भी बातचीत के लिए विज्ञान भवन में बैठने लगे। यह संकेत उन्होंने दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैरेलल में किसानों के संगठनों को जो समर्थन में होंगे सरकार के, उनके साथ सरकार बातचीत करके इस बातचीत को डिफ्यूज करना चाहेगी। उनको भीड़ के तौर पे खड़ा करके इस आंदोलन को किसी तरह कटघरे में खड़ा करना चाहेगी। क्या चाहती है सरकार? लेकिन सवाल है, ये देश है, इस देश के नागरिक किसान भी है, हम आप भी हैं और सरकार भी है। अगर सरकार में कोई शख्स सांसद ना हो, मंत्री ना हो, प्रधानमंत्री ना हो, तो एक आम नागरिक है। हमारे संविधान के तहत उसको विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं कि वह जनता की जरूरतों को पूरा करे। बहुत साफ साफ लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इसी दिशा में आंख मूंद ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज 3 आर्टिकल है जिसके जरिए वो सरकार को नोटिस दे सकती है कि दरअसल जो आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनकारियों की मांगों पर ध्यान दे। सरकार ने पहली जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस समय एक हिंट दी थी, एक ही लाइन का जिक्र किया था। उस एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट से कहा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन भी खत्म हो जाए, बातचीत का सिलसिला भी रहे, तब तक आप कानून को स्थगित कर दें। सरकार कानून को स्थगित करने की स्थिति में भी नहीं आए, क्योंकि उसने इस देश की इकोनॉमी का ऐसा बंटाधार किया है कि उसके हालात अब सुधरने वाली परिस्थिति में नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोबारा लौटिए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आखिरी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की होती है और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या के लिए ही बैठा हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर पाने में असफल हो गया है, इसीलिए किसानों का भरोसा बिल्कुल नहीं है? ये तो जस्टिस गगोई के जरिए आ सकता है। जस्टिस गगोई जब राज्यसभा में पहुंचे पिछले साल, अब तो आप कहिए कि 17 मार्च को पहुंचे थे, पिछले साल 2020 में, तो उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि आपको कुछ कहना है। उन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि संसद में मेरी मौजूदगी न्यायपालिका के पक्ष को रखने के लिए एक मौके की तरह होगी। मैंने राज्यसभा की सदस्यता इसलिए स्वीकार की क्योंकि राष्ट्र निर्माण में विधायिका और न्यायपालिका को साथ मिलकर काम करना चाहिए, यही मैसेज है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ तौर पर चेक एंड बैलेंस की स्थिति में लेकर आता है, वहां वो न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका को एक साथ एक दिशा में जाते हुए नहीं देखना चाहता है।